एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जो एक ब्रिलियंट लीडर, सक्सेसफुल एंटरप्रेनर, इन्वेंटर और बिजनेसमैन के रूप में ही नहीं जानती, बल्कि उन्हें वर्ल्ड के अग्रणी मोटिवेटर्स और स्पीकर्स में भी गिना जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो बातें स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन के 50 सालों में सीखी हो, वो आप सिर्फ 15 मिनट में सीख पाए? वेल, इसका जवाब हाँ है, ऐसा हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी और उसमें उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा लर्निंग 15 मिनट में 3 कहानियों के माध्यम से बताया था। शुरू के 5 मिनट बस वीडियो से बाहर न निकले, उसके बाद रियल लर्निंग स्टार्ट होगी। आप इस वीडियो की स्टार्टिंग देखें ना देखें, लेकिन बीच वाला पार्ट और आखिरी वाला पार्ट मिस मत करिएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यह कहानी नहीं सुनी है, और इसमें ज्यादातर लोगों ने यह स्पीच इसलिए नहीं सुनी है क्योंकि वो स्पीच इंग्लिश में है, और यहाँ तक कि संदीप सर ने भी इस स्पीच को स्ट्रांगली रिकमेंड किया है हर एक इंसान के लिए। कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। तो अपनी उस स्पीच में वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और सारी ही कमाल की थी। मैं तो बस उन्हें आवाज दे करके और हिंदी में और बहुत ही आसान भाषा का उपयोग करके बताने जा रहा हूँ, ताकि इस वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन स्पीच को सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से कोई इसे ना सुन पाए। तो अपने मन को सारी चिंताओं और बाहरी विचारों से मुक्त करें। इस स्पीच को सुनकर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, जो आपकी पूरी जिंदगी तक बदल सकता है। धन्यवाद। आज विश्व की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी में उपस्थित होने मैं स्वयं को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने समीप नहीं पहुँचा हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। बहुत अधिक कुछ नहीं, केवल 3 कहानियाँ। पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में है। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं उसके 18 महीने के बाद भी वहाँ किसी तरह आता जाता रहा। तो प्रश्न यह है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? वास्तव में इसकी शुरुआत मेरे जन्म के पहले से हुई। मेरी जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट छात्रा थी। वो मुझे किसी और को गोद देना चाहती थी, किंतु उनकी यह इच्छा थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे अडॉप्ट करे। इस प्रकार सब कुछ सेट था और मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था कि अचानक उन्होंने अपना विचार बदल दिया और निर्णय लिया कि वास्तव में उन्हें एक लड़की चाहिए थी। इसलिए अब आधी रात को मेरे माता पिता, जो तब वेटिंग लिस्ट में थे, उनको कॉल किया गया और बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि मेरी माता पिता कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं है और पिता हाई स्कूल भी पास नहीं है, इसलिए उन्होंने अंतिम एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद मेरे होने वाले माता पिता को मुझे कॉलेज भेजने के वचन देने के कारण वह मान गई। इस प्रकार मेरी जिंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह हुई और 17 वर्ष बाद मैं कॉलेज गया, किंतु गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा ही महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग क्लास माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी। 6 महीने के बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व दिखाई नहीं दिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ, और कोई आइडिया नहीं था कि कॉलेज किस तरह मुझे इससे मदद करेगा। और यहाँ मैं अपने माता पिता की जीवन भर की जमा पूंजी खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और यही विचार किया, जो भी होगा अच्छा होगा। उस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए बहुत डरावना था, लेकिन जब भी बीते हुए समय को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मुझे जिन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने उन्हें करना छोड़ दिया और मैं केवल अपने इंटरेस्ट की ही क्लासेस करने लगा। यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के कमरे में जमीन पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं प्रत्येक रविवार को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि सप्ताह में कम से कम एक दिन पेट भर कर खाना खा सकूं। यह करना मुझे अच्छा लगता था। मैंने अपने जीवन में जो भी अपनी जिज्ञासा और इंट्यूशंस की वजह से किया, वह बाद में मेरे लिए अनमोल साबित हुआ। इसे मैं एक उदाहरण द्वारा बताता हूँ। शायद उस रीड कॉलेज देश के सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर पर एक लेबल बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफी किया जाता था। क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस
फोकस करूंगा, इससे अच्छी तरह से सीखूंगा। मैंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइपफेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है यह भी सीखा। यह खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, इतना आर्टिस्टिक था कि इसे विज्ञान द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था और यह मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि मैं इन चीजों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर बना रहे थे तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और एक खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइपफेस प्रोपोंसली स्पेड फंड्स नहीं होते, और क्योंकि विंडो ने मैक की कॉपी की थी तो किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट नहीं किया होता मैं कभी भी कैलीग्राफी की वह क्लासेस नहीं कर पाता और शायद ही पर्सनल कंप्यूटर में जो फंड्स होते हैं वो होते ही नहीं। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य को देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं बीते हुए समय में देखता हूँ तो सब मुझे बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। आप कभी भविष्य को देखकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर में कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स पर, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर, अपने कर्म में या किसी चीज में विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा, उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको अन्य लोगों से अलग बनाएगी। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। मैं सौभाग्यशाली था, मैं जिस चीज से प्यार करता था वह मुझे जल्द ही मिल गई। वॉज और मैंने अपने पिता के गैराज में एप्पल की शुरुआत की। तब मैं 20 वर्ष का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल को 2 लोगों से बढ़ाकर 2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही हमारी बेहतरीन रचना मैकिंटॉश 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. रिलीज की और मैं 30 का हो गया था और मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। आप में से किसी का प्रश्न होगा, आप अपनी ही बनाई हुई कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं? जैसे जैसे कंपनी ग्रो करने लगी हमने एक ऐसे बुद्धिमान आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वह मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक प्रकार से रहा, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। इस प्रकार 30 वर्ष की आयु में मुझे निकाल दिया गया और पब्लिकली भी निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वह अब खत्म हो चुका था और यह पूरी तरह से ही बर्बाद करने वाला था। मुझे वास्तव में अगले कुछ महीनों तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि यह सब कुछ इतनी आसानी से स्वीकार करके मैंने अपने पहले की पीढ़ी को उद्योगपतियों को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकार्ड और बॉब नॉयसी से मिला और सब कुछ ऐसे हो जाने के लिए उनसे माफी मांगी। मैं एक बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने की भी सोची, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए अभी भी उत्साहित हूँ। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, फिर भी अब भी अपने काम से प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं तब यह देख नहीं पाया था, किंतु अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ और कुछ हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन से बदल चुका था। मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। इस आज़ादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड्स जा सका। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू की और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस समय यह विश्व का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में फिर से चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई तकनीक का प्रयोग करती है। अब लॉरेन और मेरा सुंदर सा परिवार है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता। यह एक कड़वी दवाई थी, लेकिन मेरे विचार से मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी में आपको इस तरह का ठोकर मारती है, अपना विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से
प्यार करता था। आप वास्तव में क्या करना पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है उतना ही उस काम को खोजना भी जरूरी है जिसे आप सच में एंजॉय करते हैं। आपका काम ही आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का एक तरीका है कि आप वो करें जिसे आप वास्तव में एक बड़ा काम समझते हैं। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हैं। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा कि जैसा कि किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है वो समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी है मृत्यु के विषय में। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक क्वाइट पढ़ा था जो कुछ इस तरह था: यदि आप प्रत्येक दिन ऐसे जिए जैसे कि यह आपकी जिंदगी का अंतिम दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर एक छाप छोड़ दिया और तब से पिछले 33 सालों से मैंने प्रत्येक सुबह उठकर शीशे में देखकर अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का अंतिम दिन होता तो क्या मैं आज वह करना चाहता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक नहीं होता तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द ही मर जाऊंगा मुझे अपने जीवन में बड़े निर्णय लेने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होता, क्योंकि जब एक बार मृत्यु के बारे में मैं सोचता हूँ तो तब सारी एक्सपेक्टेशन, सारा गर्व, असफल होने का सारा सब कुछ गायब हो जाता था और सिर्फ वही शेष रह जाता था जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी भी चीज को खोने के डर को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैनक्रीज में ट्यूमर है। मुझे तो जानकारी भी नहीं थी कि पैनक्रीज क्या होता है। डॉक्टर ने पूरे विश्वास के साथ बताया था कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार संभव नहीं है और अब मेरा जीवन 3 से 6 महीनों का ही है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सभी चीजें व्यवस्थित कर लूं, जिसका डॉक्टर की भाषा में मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई जहां मेरे गले के रास्ते से पेट से होते हुए मेरे इंटेस्टाइन में एक इंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहां उपस्थित थी उसने बताया कि जब डॉक्टर माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो वह रो पड़े, क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैनक्रिएटिक कैंसर है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूँ। मृत्यु के इतने पास मैं इससे पहले कभी नहीं पहुंचा और उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दशकों तक पहुंचूं भी नहीं। यह सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता है, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वह भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते हैं। फिर भी मृत्यु वह स्थान है जिसे हम सभी शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु ही एकमात्र इस जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त कर नए का रास्ता खोलती है और इस समय नए आप हैं और ज्यादा नहीं कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना नाटकीय होने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन यह सत्य है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपने जीवन को दूसरे के हिसाब से मत चलाइए, औरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखें। वे पहले से जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते, अन्य सब सेकेंडरी। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। और मैंने अपने लिए यही मांगा और अब जब आप सभी यहाँ ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूँ। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, यानी कि भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूखे यानी कि कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, और मूर्ख रहो क्योंकि मूर्ख रहकर ही आप कुछ सीख पाओगे। अगर आपको यह लगता है कि आप सब कुछ पहले से जानते हो तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। मैं आशा करता हूँ कि इस स्पीच से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इस स्पीच को कन्वर्ट करने में अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ करें। और ऐसे इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग वीडियोस और बुक समरीज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ लेफ्ट साइड में आत्मसम्मान की ऊंचाइयों की दिशा और राइट साइड में पावर ऑफ इंट्रोवर्ट की वीडियो है। मैं आपसे वहीं पर मिलूंगा। धन्यवाद।